हुआ है। और आज जो है हम लोग एक तरह से 10वें लेक्चर के रूप में डॉक्टर रूबल मैम को आज हम लोग सुनेंगे। ये लेक्चर जो है ये 2 अक्टूबर के कारण हम लोगों ने गांधी जी पे विशेष लेक्चर कराने का प्रयास किया था, जिसमें स्पीकर्स की संख्या कुछ अच्छी खासी हो गई। तो हम लोगों ने सोचा कि इस पूरे साल जो है गांधी जी को ही लेकर हम लोग उसको चर्चा किए, क्योंकि गांधी जी और गांधीवाद एक इतना बड़ा पक्ष है, एक इतना बड़ा विमर्श है, जिसको जो है हम लोग अगर समेटने का प्रयास करें तो कई साल लगेंगे। तो इसी कड़ी में मैं डॉक्टर रूबल मैम को अपने इस प्रोग्राम में इनवाइट करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और आज के लेक्चर के बारे में जो लेक्चर है गांधी और स्त्री, उस पर मैं मैडम को अपनी बात रखने के लिए ये मंच उनको समर्पित करता हूँ। नमस्ते। शुक्रिया संदीप जी। मेरी आवाज आ रही है आप यस मैम, सब आपकी तक? आवाज़ आ रही है क्लियर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और बट मैम नहीं है तो भी एक बार मैं उनके साथ ही बात शुरू करूंगी। सबसे पहले आपकी जो प्राचार्य डॉक्टर वसुंधरा पांडे जी मैम हैं, और आप तो है ही संदीप जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो आभासी माध्यम जो ऑनलाइन हम लोग जुड़े हैं, सारे शोधकर्ता, विचारक, चिंतक, बहुत सारे बुद्धिजीवी के लिए, और इस आपके कॉलेज का भी शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पे बात करने के लिए यहाँ पर बुलाया। अभी अगर हम बात शुरू करें गांधी और स्त्री पर, तो मुझे ऐसा लगता है कि गांधी पर इतना काम हो चुका है, गांधी पर इतना अध्ययन हो चुका है कि कोई भी जो नया विचार है या जो भी कोई नई बात है, उसको बिल्कुल उसी तरीके से होगी कि एक बहुत विशाल समुद्र में एक छोटी सी बूंद हो। तो मेरा काम बहुत ही छोटी सी बूंद जैसा ही है, और उसी अध्ययन को जो मैंने पिछले सालों में किया है और मैं आज भी कर रही हूँ और करती रहूंगी, तो उस पूरे अध्ययन को मैं आज आप सबके सामने रखूंगी। कोशिश करूंगी कि आप लोग भी मेरी जो बात है उस आप तक पहुंचे, और फिर आपकी बात मुझ तक पहुंचे, जिससे हम लोग उस अपने इस अध्ययन को या अपनी इस बातचीत को थोड़ा और अच्छा बेहतर बना पाए। तो ये एक मेरा एक केंद्रीय बिंदु है आज की बातचीत का। सिर्फ मैं ही बात नहीं करूंगी, आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप लोग भी अपनी अपनी बात जैसा आपको ठीक लगे, जिस समय होता होगा उसी तरीके से हम यहाँ बात करेंगे। एक ऐसा विषय है जिसको लेकर मैं बहुत सालों से, मतलब कुछ बीते सालों से लगातार उसके बारे में सोच रही हूँ, और ये भी सोच रही हूँ कि ऐसा क्या है कि 2022 में हम जिस समय पर बात कर रहे हैं, उस समय गांधी को पढ़ना या गांधी के विषय में बात करना क्यों जरूरी है? क्या ऐसी आवश्यकता है, क्या ऐसी जरूरत है कि आज के समय में हम गांधी पर बात कर रहे हैं, और मतलब बात भी कर रहे हैं और उसके साथ एक डायलॉग के फॉर्म में बातचीत है। मतलब एक नहीं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से गांधी लगातार बातचीत में आ रहे हैं, गांधी पे लगातार बात हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आजकल जो फेसबुक, आजकल जो सोशल मीडिया, आजकल जो बहुत सारे सोशल साइट्स है, उसमें हम लगातार कुछ बातें लगभग हर दिन सुनते हैं कि किसी स्त्री को आपने कुछ लोगों ने एसिड से जलाकर मार दिया, कुछ स्त्री को दहेज के लिए मार दिया गया, कुछ को पुत्र प्राप्ति के लिए कि पुत्र चाहिए उनको मार दिया,
एंड ऐसे बहुत से घटनाएं हैं जिनसे रोज हम जिनको हम रोज सुनते हैं, जिनके बारे में रोज फेसबुक पे और न्यूज चैनल्स में बात होती है। और जब मैं इन सारी घटनाओं को सुनती हूँ, जब मैं इन सभी घटनाओं के बारे में कभी सोचती हूँ, तो मुझे हमेशा एक बात लगती है कि आ, क्या हम लोग इस सदी में, जो एक ऐसी आधुनिक सदी है जिसमें हम लोग चांद, तारे, सूरज, मंगल, हर जगह पर पहुंच गए हैं, हर जगह पर हम लोग चाहते हैं कि अपनी अपनी विद्वता हासिल करें, अपनी अपने ज्ञान को हम लोग चाहते हैं कि उन कोनों से अपने आप को बेहतर करें और चीजें करें। ओके, नेटवर्क नहीं आ रहा है, नेटवर्क की मैम दिक्कत थोड़ा हो सा रही है। नेटवर्क का इशू लग रहा है मुझे, तो आप वीडियो थोड़ा म्यूट कर सकते हैं, वीडियो ऑफ कर सकते हैं और फिर कंटिन्यू कर सकते हैं, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि साउंड एकदम नहीं आ रही है मैम। सॉरी। हेलो, यस मैम। नेटवर्क की दिक्कत जी। अब ठीक है, अब आ रही है, आवाज़ अभी आ रही है। आवाज आ रही है? मैं वीडियो ऑफ कर देती हूँ, मैं वीडियो ऑफ कर देती हूँ, आप फिर उसके बाद मुझे बताएं। यस मैम। आवाज आ रही है? आवाज़ आ रही है क्लियरली, लाउड एंड क्लियर। आवाज आ रही है? यस मैम। चलिए, जब तक वीडियो पे हम लोग एक दूसरे को देखते रहेंगे, तब तक गुड इवनिंग मैम। तब तक अभी अभी आ रही है आवाज, अभी प्रॉपर आ रही है? यस मैम, प्रॉपर आवाज़ आ रही है। चलिए, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? यस मैम, आ रही है आवाज़ जी आपकी। जी आ रही, चलिए ठीक है, ठीक है। प्रिंसिपल ओके। मैडम भी जुड़ गई है मैम। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार मैम, आप बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैम यात्रा में भी हैं। मैं जी 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 बिल्कुल, संदीप जी का प्रयास है मैडम। नहीं नहीं, आप लोगों का, दोनों बिल्कुल का सब बहुत शुक्रिया, पूरे बहुत महाविद्यालय शुक्रिया। का प्रयास है मैम। धन्यवाद मैम, लेकिन आप आपका आना हम लोग को ज्यादा हर्षित कर रहा है, आपने इतना समय निकाला हम लोग के लिए। अरे नहीं मैम, दोनों तरफ से अच्छा बात, लग रहा दोनों तरफ से है। मुझे भी सबसे मिलने के लिए ये बहुत जरूरी था कि हम सब मिले आपस में, तो शुक्रिया। और मैं अभी गांधी पे ही है। आगे बात बता रही थी, और कुछ बट शायद नेटवर्क का कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो हम लोग वीडियो को ऑफ करके और बार बार ऑन करके देख रहे हैं कि कहाँ तक हम जुड़ सकते हैं। तो अभी मैं कंटिन्यू करूँ आगे, यस आगे मैम, मैं यस बताऊं? जी जी जी, जी, जुड़ गए मैडम। हाँ, ठीक है जी। तो हम जो बात कर रहे थे कि गांधी को लेकर के आज हम इतने आधुनिक युग में पहुंच गए हैं, और गांधी हमारे लिए अभी भी उतनी ही एक जरूरत की एक विचारक के तौर पर हम बार बार उनको महसूस करते हैं, गांधी को। तो ऐसा क्या है कि इतनी स्त्रियों के मर जाने के बाद, इतनी हत्याओं के बाद, 2022 का जो एक आधुनिक युग है, उसमें हम बार बार 1920, 1930, 1940 के गांधी को याद करते हैं और जाते हैं उनके पास कि क्या गांधी का स्त्रियों को लेकर उनकी क्या बातचीत है। इवन अगर मैं और ज्यादा बेहतर बोलूं, तो अगर मैं वीडियो ऑन कर लेती हूँ, क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ कनेक्टेड फील करूंगी, नहीं तो मुझे लगेगा कि मैं ऐसे ही बात कर रही हूँ। तो अगर नेटवर्क जाएगा तो आप मुझे बता यस दीजिएगा, मैम। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, तो नहीं, जब इसीलिए। नेटवर्क नेटवर्क जाएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा मैम। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो तो गांधी को लेकर ये
एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि बार बार हम गांधी पे वापस जाते हैं। गांधी ने स्त्रियों के बारे में क्या बोला, स्त्रियों का गांधी के साथ क्या संबंध था, कैसे गांधी 1920-1930 में स्त्रियों को लेकर बात कर रहे थे। ये बात शायद 2022 के लिए बहुत 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 जरूरी है बार बार इस बात को समझना। तो ये एक पूरे मेरे अध्ययन का एक केंद्रीय बिंदु रहा कि गांधी की प्रासंगिकता इस समय, जिस समय पर हम यहाँ पर बैठ के बात कर रहे हैं, इस समय गांधी क्यों हमारे लिए जरूरी है। तो सबसे पहले मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूंगी कि जिस अंधेरे को, जिस एक पूरे माहौल को हमारा जो एक पूरा साइंस है, वो पूरी जो एक एंथ्रोपोलॉजी है और जो कहती भारतीय समाज की जो एक आंखों के ऊपर जो अंधेरा है, आज भी हमने बहुत अंधेरे काट दिए, बहुत हम लाइट को, हमने सन को, हमने मून के ऊपर बहुत सारी पताकाएं, अपनी विजय पताकाएं हासिल कर ली, लेकिन जो एक हमारी नजरों का अंधेरा है स्त्री और पुरुष के संबंधों को लेकर, आज भी जो एक भारतीय समाज में जो हायरार्की है, जो एक तरीके से हम लोग चीजों को अभी भी बहुत बेहतर तरीके से नहीं देख पाते, तो वो अंधेरा अभी भी नहीं कटा। वो अंधेरा कब कटेगा मुझे नहीं पता, हम होपफुल है कि कटे, लेकिन उसके लिए गांधी बहुत जरूरी है। गांधी तक वापस जाना भी उतना ही जरूरी है। तो आज मैं अपनी बात उसी आशा के साथ शुरू करती हूँ कि गांधी हमारे लिए आगे कैसे उन्होंने अपने एक पूरा स्त्री का आख्यान रचा, कैसे गांधी एक हमारे लिए एक जरूरी विचारक के रूप में आगे आते हैं। 1915 में जब गांधी सबसे पहले भारत आए, अपना सब कुछ एक तरीके से ये समझ के कि अब उन्हें भारत में ही रहना है, तो उनके जो गुरु गोखले जी थे, उन्होंने गांधी जी से कहा कि आप अभी कुछ करे मत, अभी 2 या 1 साल अपने चीजों को थोड़ा समझने दें, अपने आप को थोड़ा सा भारत की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उसके अंदर अपने आप को रमने दीजिए और कोई हस्तक्षेप से बचे। और आई थिंक जो गोखले जी ने जब गांधी को ये बात बोली, तो गांधी के लिए उनके दिमाग में ये बात जरूर रही होगी कि जो भारत अभी भी जो साम्राज्यवाद से लड़ रहा है, वो बहुत आधी अधूरी लड़ाई लड़ रहा है। मतलब बाहरी तौर पे तो लगता है कि भारत आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन उसके साथ जो अंदर की जो जड़ें हैं भारत की, जो अंदर के जो एक जाति का, जो एक धर्म का, जो एक ओवरऑल जो एक मूल्य थे भारत के, वो बहुत ज्यादा पिछड़े पन का सूचक के रूप में गोखले को शायद दिखाई दे रहे थे। और इसीलिए गोखले ने गांधी को ये कहा भी, करिए, भारत को समझने की कोशिश करिए और फिर आप आगे अपना कोई कदम उठाइएगा। गांधी अपने गुरु के कहने पर ऐसा करते भी है, गांधी ने ऐसा किया भी। और गांधी ने 1 साल पूरे भारत का भ्रमण किया, पूरे भारत को देखा, और गांधी ने भी लगभग वही सब देखा जो गोखले ने उनको लगभग थोड़ा हिंट दिया था कि भारत का जो समाज है उसमें अभी भी स्त्री और पुरुष के जो आपस के संबंध है वो एक हायरार्की पे ज्यादा डिपेंड है, और दोनों के बीच में जो आपस का जो संबंध है या आपस के जो रिश्ते हैं वो उस तरीके से भारत के स्वतंत्रता की लड़ाई को एकजुट करने में अभी भी मुश्किल कर रहे हैं। एक कोई भी लड़ाई जो भी बाहर से भी अगर लड़ी जा रही है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि एक अंदर भी आपस में आप एक साझेदारी रहे, आपस में एक कोऑर्डिनेशन रहे। और इसी वजह से शायद गोखले ने गांधी को रोका भी था 1 साल के लिए, और गांधी ने भी वही लगभग पाया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब मैं गांधी को पढ़ती हूँ कि गांधी का शायद वही एक टर्निंग पॉइंट भी था। गांधी ने वहीं से गोखले के जो बात थी, जब उसको माना और भारत को एक मूक चिंतक की तरह एक समझने की कोशिश की, तो उनको ऐसा लगा कि भारतीय समाज में सिर्फ पुरुष और उसकी सत्ता
उसका जो वर्चस्व है, उसका जो दम है, वो सिर्फ वही दिखाई दे रहा है। और जाने अनजाने भारत की जो स्वाधीनता की लड़ाई है, जो एक आजादी की लड़ाई है, उसमें भी ये जो दम है, ये जो वर्चस्व का जो एक गरूर है, जो एक पूरा एक डोमिनेशन है, उसको ये वर्चस्व हर तरीके से उस लड़ाई में बाधा साबित हो रहा है। वो एक ऑब्स्टिकल की तरह वो काम कर रहा है। और गांधी को ये भी लगा कि एक स्त्री और पुरुष के बीच के संबंध अगर बेहतर नहीं है, अगर आज भी एक स्त्री और पुरुष उस समय आपस में एक बराबरी पे नहीं है, तो कोई भी लड़ाई, चाहे कोई भी लड़ाई हो, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उस पर हम विजय नहीं प्राप्त कर सकते। और ये एक गांधी का ऐसा केंद्रीय बिंदु है जो गांधी अपनी पूरी जिंदगी, अपने पूरे तीन दशकों तक उन्होंने अपने इस बिंदु को हमेशा अपने दृष्टि में समाये रखा, कभी अपने को उससे अलग नहीं होने दिया कि भारतीय समाज में जितना स्पेस भारतीय समाज में पुरुषों का है, उतना ही स्पेस एक स्त्री का भी है। और ये एक ऐसी चीज है जो आज चाहे बहुत छोटी सी लगती हो, आज हमें लगती हो कि नहीं हम तो सब बराबर है, लेकिन अगर आप उस समय इस बात को समझने की कोशिश करें तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि गांधी ने पूरे स्त्री और पुरुष को बिल्कुल बिल्कुल इक्वल फुट पे पाया, इक्वल फुट पे उन्होंने कोशिश की कि वो दोनों अपनी बात कह सके। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है गांधी को समझने की कि उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में स्त्री और पुरुष की बराबरी का सिद्धांत सबसे पहले दिया। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि सिर्फ गांधी ही ऐसे थे जिन्होंने स्त्री के बारे में बात की, या गांधी ही ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहले स्त्रियों को लेकर अपने मुद्दे उठाए, तो ये थोड़ा सा गलत होगा या थोड़ा एग्जैगरेटेड होगा। इसके पीछे मेरा ये तर्क है कि 19वीं शताब्दी में जब भारत में साम्राज्यवाद का एक बहुत ही सिविलाइजिंग मिशन जिसे हम कहते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि भारत को हम तभी हमने भारत के ऊपर इसलिए साम्राज्य का एक पूरा विस्तार किया हुआ है क्योंकि भारत काफी पतनशील समाज है। यहाँ पर जो लोग हैं उनको रहना नहीं आता, वहाँ के जो लोगों की जो स्थिति है वो बड़ी खराब है, यहाँ के जो पुरुष है वो औरत को अच्छे से नहीं रखते, उनकी स्थिति दोनों की आपस में खराब है। ये एक पूरा साम्राज्यवाद का तर्क था जो एक ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने गढ़ा था और जिसको 19वीं शताब्दी में काफी कन्फ्लिक्ट, काफी डिबेट के साथ ये रहा एक पूरे आख्यान में कि जो साम्राज्यवाद है वो किस तरीके से अपनी वैधता, अपने सिग्निफिकेंस प्रूव करता है, क्योंकि वो सोचता है कि भारतीय समाज बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड नहीं है, वहां पे जो स्त्री है वो बहुत ज्यादा मुश्किल में है। तो ये एक पूरा जो डिस्कोर्स है ये साम्राज्यवाद ने 19वीं शताब्दी में बहुत स्ट्रांगली पुट किया। और इसको अगर मैं कहूं कि इसके प्रत्युत्तर में, जिसको हम इंग्लिश में अगर बोले कि एक्शन रिएक्शन डिस्कोर्स में जो भारत के चिंतक थे, जो भारत के सुधारक भी बोल सकते हैं या बुद्धिजीवी बोल सकते हैं या राइटर्स बोल सकते हैं, जिनको भी आप जो उस समय लिख रहे थे, पढ़ रहे थे, उन लोगों ने इस बात को काफी चुनौती की तरह स्वीकार किया और उन्होंने बोला कि जो साम्राज्यवाद के जो भी अपनी एक बुनियादी फैक्ट्स है या जो एक बुनियादी जो उनका कंसेप्ट है उसको हम खारिज करते हैं। भारत में स्त्रियों की स्थिति को लेकर भी हम उतने ही सचेत हैं, हम भी जानते हैं कि हमारी क्या कॉन्फ्लिक्ट्स है। तो उन्होंने इस बारे में अपने एक आधुनिक, एक पश्चिम सभ्यता से हेल्प लेकर एक पुराना भी सिद्धांत, एक अपना भारतीयता का एक पूरा एक डिस्कोर्स रचा, जिसमें उन्होंने कहा कि हम एग्री करते हैं कि कुछ बातें हो सकती है, जैसे सती को लेकर, जैसे विधवा पुनर्विवाह को लेकर, और उन्होंने उसमें बहुत सारे
रिफॉर्म्स भी किए, उन्होंने उसको ठीक भी करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि ये एक हमारा अपना समाज का एक ताना बाना है, हम उसको अपने अनुसार ठीक कर रहे हैं। और ये किसी भी साम्राज्यवाद का जो भी एक तर्क है ये बिल्कुल गलत है। तो एक तरीके से ये जो कहना कि गांधी से पहले स्त्रियों के बारे में आज तक कभी बात हुई ही नहीं या स्त्रियों के प्रश्न को लेकर कभी बात नहीं की गई, ये थोड़ा सा एग्जैगरेटेड है, ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। हम कह सकते हैं कि गांधी से पहले भी स्त्रियों को लेकर बात हुई, और गांधी से पहले भी हम लोग मानते हैं कि बहुत बार स्त्रियों को मेन स्ट्रीम में जोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस है, एक जो अंतर है गांधी और बाकी जो 19वीं शताब्दी के या जो गांधी के साथ जो काम करने वाले लोग थे, उनमें जो एक बेसिक अंतर था वो ये था कि उन लोगों ने अपना जो भी स्त्री को लेकर जो आख्यान रचा, जो स्त्री के प्रश्नों को लेकर जो एक अपनी सीरियसनेस दिखाई, वो एक एक्शन और रिएक्शन में ज्यादा तब्दील होता गया। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि वो एक उत्तर प्रत्युत्तर के बीच का एक संघर्ष था, जहां पर सही में स्त्री पर बहुत ही बात की गई, जितनी बात शायद ही कभी भारत में स्त्रियों के लिए कही गई होगी वो 19वीं शताब्दी में बार बार कही गई। लेकिन जो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात वहां पर नहीं की गई वो ये कि वहां स्त्री की कभी कोई उपस्थिति थी ही नहीं। वहां स्त्री के बारे में बात की गई, स्त्री को लेकर बात की गई, लेकिन वहां पे जो स्त्री जिनको बोलना था, जिनके बारे में बात हो रही थी, वो बातचीत उस जगह से एक तरीके से मिस होती गई। और इसी वजह से गांधी थोड़े से उन लोगों से अलग हो जाते हैं, क्योंकि गांधी जब स्त्री के बारे में बात करते हैं तो गांधी कभी ये नहीं कहते कि मैं स्त्री को रिप्रेजेंट करता हूँ। गांधी जब भी स्त्री की बात करते हैं तो गांधी उनको कहते हैं कि आप खड़े होइए, आपके बगैर, आपके खुद के खड़े हुए हम किसी भी आजादी को, किसी भी संघर्ष को नहीं जीत सकते। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में गांधी के भारत आने के बाद, जो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है इंडिया के पूरे वुमेन डिस्कोर्स के बारे में। तो एक जो मुझे जो बात कहनी थी वो यही है कि यहाँ से एक फर्क पड़ता है। दूसरी बात कि जो मैं आजकल एक लगातार सोच रही हूँ वो यहाँ पे आप लोगों से गांधी के बारे में ही हम बात करते हैं, स्त्री को लेकर। जब भी इंडिया में या इवन वेस्टर्न डिस्कोर्स में भी, पश्चिम में भी, जब भी स्त्रियों के बारे में बात की जाती है तो एक बहुत बेसिक सी बात होती है कि जहां पर स्त्री है वो एक सोशल रिफॉर्म का एजेंडा है, जहां पर भी स्त्री है वो एक सामाजिक बातचीत का हिस्सा है। लेकिन जब भी कोई राजनीतिक बात की जाती है, जब भी कोई राजनीति, जब भी कोई अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, या जब भी कोई दूसरी बात की जाती है तो एक डिफॉल्ट मान लिया जाता है कि वहां पर पुरुष होंगे, या ये माना ही नहीं जाता कि वहां पे स्त्री रही होंगी। एक छुटपुट हिस्सा हो सकता है, लेकिन एक बेसिक कंसेप्ट यही है कि अगर हम सोशल साइंस की बात कर रहे हैं, अगर हम सामाजिक संबंधों की बात कर रहे हैं, तो उसमें स्त्री के बारे में बात ज्यादा है। पुरुष तो हर जगह है, पुरुष के बारे में तो बातचीत का कोई इशू है ही नहीं, वो पॉलिटिकल में भी है, वो नेशनल में भी है। और यही मुझे गांधी को पढ़ते हुए बार बार फील होता रहा। कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। जब मैं गांधी के ऊपर लिखे हुए गांधी के पढ़ने वाले बुद्धिजीवियों को पढ़ती रही और उनके स्कॉलर्स को देखती रही, तो मुझे बार बार लगा कि ये जो स्कॉलर्स है इन्होंने गांधी को डिवाइड किया है कि एक गांधी जो एक पॉलिटिकल है, जो पॉलिटिकल उन्होंने सीधे तौर पे नहीं बोला, उनका सक्रिय भूमिका निभाई, और उस सक्रियता में एक बहुत डिफॉल्ट कंसेप्ट मान लिया गया कि वहां पे गांधी थे और पुरुष थे।
दूसरा कंसेप्ट में जब गांधी पर बात की गई तो बोला गया कि गांधी एक सामाजिक चिंतक भी थे, और जब सामाजिक चिंतक होते हैं तो माना गया कि गांधी ने स्त्रियों पे बात की। और इस तरीके से गांधी के ही पूरे डिस्कोर्स को, उनके पूरे जीवन को बड़ा बाइफरकेट कर दिया गया, पूरा विभेद जिसको हम बोलते हैं खांचों में बांट दिया गया कि एक पॉलिटिकल गांधी है जो डिफॉल्ट राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, जो देश की बात कर रहे हैं, जो राजनीति की बात कर रहे हैं, जो साम्राज्यवाद की बात कर रहे हैं, मतलब वो पुरुष की बात कर रहे हैं। और एक गांधी है जो सामाजिक संबंध है, जो स्त्री और पुरुष के संबंधों की बात कर रहे हैं। और यही एक ऐसा बाइफर्केशन है जो मुझे लगातार परेशान कर रहा है या करता रहा है कि आपने गांधी को एक इनके पूरे जीवन को, और इवन अगर आप कभी गांधी को उनकी आत्मकथा से पढ़े या आत्मकथा उनकी देखे तो आप ये बात बार बार देखेंगे कि वो कहते रहे हैं कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। तो जिस आदमी ने लगातार अपने जीवन को अपना संदेश बताया और कहा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो भी उतना ही जरूरी है, उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मेरा लिखा हुआ, तो आप कैसे एक विचारक को या गांधी को उनके राजनीति और सामाजिक से या उनके बाइफर्केशन करके उनको पढ़ सकते हैं। बट इसमें भी मुझे जो लगता है कि जो जहां से ये बातें आती है कि एक पर्सनल चीज होती है और एक प्राइवेट होती है, सॉरी एक पर्सनल होता है और एक पॉलिटिकल होता है, आई थिंक इसके पीछे भी जो मुझे लगता है कि भारत में जिसकी एक नींव रखी गई वो है जिसको हम लोग बोलते हैं कि घर एंड बाहर। अगर आपने 19वीं सदी में जो एक कंसेप्ट था कि होम एंड द वर्ल्ड, की एक जो हमारा जो सांस्कृतिक अभियान है, जो एक लड़ाई लड़ने का जो एक प्लेट से बाहरी ताकतों से लड़ने के लिए जो है वो प्लेटफॉर्म बाहर का है, और जो हमारा साम्राज्यवाद से सांस्कृतिक तौर पे लड़ने का जो प्लेटफॉर्म है वो हमारा घर रहेगा जहां पर औरतें रिप्रेजेंट करेंगी। तो ये जो एक 19वीं शताब्दी का एक जो पूरा कंसेप्ट है जिसको हम घर बाहर, जिसको हम पर्सनल एंड पॉलिटिकल बोलते हैं, वो एक भारत में बड़ा अभिन्न हिस्सा रहा। भारत में एक बहुत अंतिम दशकों में, 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में राष्ट्रवाद ने या राष्ट्रवाद आख्यानों में इस बात को लेकर बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया गया कि जो पर्सनल है वो पॉलिटिकल नहीं है और जो पॉलिटिकल है वो पर्सनल नहीं है। शायद इसके पीछे का कारण ये था कि भारतीय जो राष्ट्रवाद के जो चिंतक थे उनका कहना था कि हमारा जो स्पिरिचुअल पार्ट है, हमारा जो अपना अंदरूनी पार्ट है, भारत का जो अंदरूनी पार्ट है वो साम्राज्यवाद उसे छू भी नहीं सकता। वहां पे जो स्त्रियां हैं, जो वहां पर जो एक पूरा हमारा जो समाज है वो एक काफी ऊपर है, वो काफी महान समाज है, और उस तरीके से साम्राज्यवाद के जो छींटे हैं, जो साम्राज्यवाद का जो असर है वो सिर्फ बाहर ही बाहर हम पे असर करता है और हम बाहर ही बाहर उनसे टक्कर भी लेने को तैयार है। तो एक जो पूरा कंसेप्ट है कि होम एंड द वर्ल्ड, वो गांधी के ने बिल्कुल ही पलट दिया। अगर मैं इसको एक बेसिक फॉर्मेट में बोलूं तो गांधी ने जैसे ही गांधी भारत आए, गांधी ने पर्सनल और पॉलिटिकल की जो लाइन है, जो बीच का डिमार्केशन है वो हटा दिया। और गांधी ने जब इसको हटाने का, इवन हटा क्या गया, गांधी ने वो दोनों को आपस में मर्ज कर दिया। और आप गांधी के साथ कभी ये बात कर ही नहीं सकते कि क्या पर्सनल रहे गांधी का और क्या पॉलिटिकल। और ये सिर्फ गांधी ने अपने साथ नहीं किया, ये गांधी ने अपने जो साथ के लोग थे, जो जिनको गांधी जो गांधी से प्रभावित थे, जो गांधी की बात सुन रहे थे, जो गांधी की बात समझ रहे थे, उन्होंने भी गांधी की इस पर्सनल और पॉलिटिकल को हटाने में, इसके पूरे संघर्ष को, जो लाइंस थी, सीमाएं थी, इसको हटाने में बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
अब आप इसको एक ऐसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जब गांधी आश्रम खोलते हैं, और गांधी, अगर आप आज के समय पर ये बात सोचे कि हमें कोई आदमी या कोई एक बड़ा चिंतक एक आश्रम में रहने के लिए बोले कि आप किसी बड़े कॉज के लिए, बड़ी लड़ाई के लिए आप किसी एक ऐसी जगह पर आके रहिए जहां पर हम सब मिलकर एक लड़ाई, एक आजादी के बारे में या किसी भी बारे में हम एक बात को गंभीरता से पढ़ते हैं, लिखते हैं या समझते हैं, तो आप उस समय 1920, 1915, 1930 के बारे में सोचिए, जब औरतें, जब स्त्रियां अपने घरों की चार दीवारी से बाहर आती हैं और गांधी के आश्रम में जाकर रहती हैं, और जिन्होंने अपने घर की जाति, अपने घर की धर्म, अपने रूढ़िगत जो एक पूरा पुरुष और स्त्री के जो संबंध है उनसे जो हर दिन दो चार हुई हैं, हर दिन जिन्होंने ये सब देखा है, जब वो गांधी के आश्रम जाती हैं और गांधी के साथ अपनी वैचारिक एक पूरे मानस को तैयार करती हैं और एक राष्ट्रवाद में एक पूरी सहभागिता निभाती हैं, तो आप सोचिए कि क्या गांधी का क्या कर पर्सनल रहा है है और तुम क्या बे? पॉलिटिकल। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो कुछ मतलब कुछ समय से शायद छूट भी जाता है, या हम इसको छोड़ना पसंद करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि गांधी का एक राजनीतिक जो एक फिगर है, जो एक उनकी जो पॉलिटिकल इमेज है वो इतनी स्ट्रांग है कि उनको उस पॉलिटिक्स में स्त्रियों की बात को करना थोड़ा सा गांधी के लिबरल पक्ष की तरफ ले जाना होगा। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है गांधी के आश्रम को लेकर कि गांधी का आश्रम 1920 से लेकर 1940 उसके बाद किस तरीके से स्त्रियों के साथ और किस तरीके से स्त्रियां वहां रहकर अपना जीवन, अपना उस जीवन को उन्होंने पूरा बदल दिया, अपने जीवन को पूरा एक जाति और धर्म और एक पूरे स्त्री पुरुष के संबंधों से बाहर आकर उन्होंने उस राष्ट्रवादी अभियान में शामिल तो हुए ही हुए, लेकिन उनके जो रोज की जो दिनचर्या थी, जो उनका रोज का उठना बैठना सोचना समझना था, वो भी कितना बदल गया होगा। अगर आप थोड़ा इमेजिन भी करके देखें तो आप देखें कि क्या उस समय कंडीशन रही होगी जब 1920 और 1930 में औरतें बाहर आई। तो एक ये भी मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट बात है। जो तीसरी बात मैं गांधी के विषय में यहाँ पर बोलूंगी वो ये है कि गांधी पर बहुत बार आरोप लगते रहे और अभी भी लगते हैं कि गांधी का जो पूरा राष्ट्रवादी अभियान है, या जो गांधी ने जितनी भी राष्ट्रवादी रेसिस्टेंस की निर्मित की या उसको रचा, वो मध्य वर्गीय या वो एक मिडिल क्लास वुमेन के लिए ज्यादा उपयोगी रहा। एक माना गया कि जो एक राष्ट्रवाद का जो एक बुर्जुआ पक्ष है, जिसको बहुत बार पूरे सबाल्टर्न और इन सब डिस्कोर्सेस में भी डिस्कस किया जाता है कि राष्ट्रवाद, जो भारत का राष्ट्रवाद है, उसमें शहरी और मध्य वर्ग के जो लोग थे उनका ज्यादा पार्टिसिपेशन रहा, उनकी ज्यादा सहभागिता रही। वो गांधी के ऊपर भी वही आरोप लगातार लगते रहे। गांधी को लेकर भी लोग बोलते रहे कि गांधी के जो नारी संबंधी विचार है, जिसको लेकर गांधी बहुत ज्यादा अपनी बात रख रहे थे कि बराबरी का जो सिद्धांत है या जो हायरार्की को तोड़ने वाली बात है, वो उनके बहुत लोगों का आरोप लगा कि वो सिर्फ मध्य वर्गीय और जो उच्च जो स्त्रियां जिनके या तो पति या उनके भाई या उनके फैमिली में कोई राष्ट्रवाद या उस मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, ये उन्हीं का फायदा मिला है। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है। बट उसके लिए भी जो मुझे लगता है, जो मेरा अपना तर्क है, वो ये है कि गांधी जब चरखे की बात करते हैं, जो सबसे एक गांधी की पूरी लड़ाई में, जो गांधी के पूरे रेसिस्टेंस में एक बहुत इम्पोर्टेंट सिंबल रहा, एक बहुत इम्पोर्टेंट उपकरण रहा, वहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो गांधी अपने सबसे ज्यादा दूर बैठे उस इंसान को, उस स्त्री को या उस पुरुष को भी जोड़ लेते हैं, जिसके लिए राष्ट्रवाद, जिसके लिए साम्राज्यवाद से कई गुना ज्यादा जरूरी दो वक्त की रोटी है, जिसका परिवार का जो पालन पोषण है, जिसको अपने बच्चों को खाना खिलाना और जिसको अपने पूरे जिंदगी
में जिसका मकसद सिर्फ यही है कि वो भूखे ना मरे। तो गांधी के लिए वो जो इंसान है जो सबसे दूर बैठा है भारत में, वो भी उतना ही जरूरी है, उतना ही जरूरी रहा जितना वो शहर के स्त्रियों के बारे में बात करते रहे। और जब गांधी चरखे को लेकर आते हैं तो आप देखिए चरखे का जो एक पूरा मेथोडोलॉजिकल यूज है वो एक बहुत सिंबॉलिक भी है। वो एक ये भी है कि आप आर्थिक रूप से अपनी आजादी सुनिश्चित कर सकते हैं। आप भूखे नहीं मरेंगे। तो एक गांधी का जो एक पूरा समग्रता का डिस्कोर्स है, उसमें गांधी कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि गांधी के लिए जितनी जरूरत रेसिस्टेंस की थी, उतनी ही जरूरत स्त्री और पुरुष की बराबरी की भी रही। और यही एक ऐसा चीज है जो गांधी को बाकी बहुत सारे विचारकों से अलग करता है। संदीप जी, अभी मुझे और टाइम है मेरे पास, क्या है? यस मैम, 5 to 10 minutes। आप अगर है मैटर तो कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर हम लोग ओपन टू स्टूडेंट करेंगे, उन लोग अगर कोई क्वारी। संदीप आपकी माइक ऑफ है। संदीप सर की माइक ऑफ है। यस मैम, 5 मिनट और हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, 5 मिनट्स। तो मैं 5 मिनट और आप लोगों को थोड़ा सा बोर करती हूँ, नहीं, फिर हम लोग प्रश्न और कर लेंगे। यस यस उसके बाद आप लोग से जो भी आप लोग को लगे मुझे बताइएगा। मुझे आप लोगों से भी सीखना है कि क्या मैं कहाँ पे ठीक कर सके, कहाँ पे हम क्या हो सकेगा। तो ये एक बहुत मुझे लगता है कि गांधी को लेकर एक चरखे का जो एक सिंबल है वो बहुत इम्पोर्टेंट सिंबल रहा। अब गांधी का एक हम हर बार एक रटाया कंसेप्ट लाते हैं कि गांधी अहिंसा और गांधी पैसिव रेसिस्टेंस, गांधी इन सब के बहुत बड़े पुजारी है और गांधी ने इसको यूज किया। मैं भी यही मानती हूँ कि गांधी ने जो एक पैसिव रेसिस्टेंस था उसको बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से अपने पूरे रेसिस्टेंस में रचा। लेकिन अगर आप इस पैसिव रेसिस्टेंस का ओरिजिन देखेंगे, अगर आप इसको देखेंगे कि गांधी ने इस पैसिव रेसिस्टेंस की निर्मिति कहाँ से देखी, कहाँ से सोची, तो आप गांधी को सीधे अपनी माँ, अपनी पत्नी के साथ पाएंगे। और आप देखेंगे कि गांधी ने पूरा अपना जो एक विमर्श है उसको ये मान लिया कि जो पुरुष है, जो पुरुष की सत्ता है, क्योंकि पुरुष कोई एक ऐसी कोई शुद्ध धारणा नहीं है कि पुरुष जहाँ है वो गलत है, ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है। लेकिन जब पुरुष को सत्ता के साथ जोड़ा गया, जब इतने सालों से, तो देखा गया कि वो एक जो पूरा पुरुष और सत्ता का जो गठबंधन बनकर आता है वो समाज के लिए या किसी के लिए भी उतना बेहतर नहीं हो पाया जो गांधी ने पाया। और गांधी को लगा कि जो स्त्रियां हैं, जो स्त्रियों ने अपनी जो बात रखी है, या जो स्त्रियां इतने समय से अपने बल पर और अपनी मानसिक जो एक ताकत के बल पर जो बातें करती हैं या जो बातें मनवा सकती हैं, वो शायद पुरुष के एक दैहिक बल में, एक इस तरीके से एक बहुत फिजिकल एंटिटी में नहीं है। और यही गांधी ने अपनी माँ से, अपनी बहन से सीखी। और गांधी का पूरा जो एक जो विमर्श का आधार है वो फेमिनिन के फॉर्मेट पे बना। फेमिनिन का मतलब कि वो बहुत स्ट्रैंड चीजों से वो समझने लगे कि जहां पर भी हम दैहिक बल, जहां पर भी हम हिंसा का उपयोग करेंगे, वहां पर चीजें बेहतर कभी हो ही नहीं सकती। और ये पूरा गांधी ने अपनी माँ, अपनी बहन, अपने चारों तरफ की स्त्रियों के साथ समझने की कोशिश की कि एक स्त्री जिस तरीके से पूरा रेसिस्टेंस का एक पूरा चुनाव करती है, विरोध में अगर कोई उसके विरोध में खड़ा है उसके साथ वो किस तरीके से अपनी जो सही बात है अगर वो मनवा सकती है, तो वो एक बहुत जरूरी पक्ष है किसी भी साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए। और यही एक इम्पोर्टेंट बात है कि गांधी उन चीजों को लेकर आए, उनके बारे में उन्होंने बात की। लेकिन जो मुझे यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात से मैं अपनी बात खत्म करूंगी और उसके बाद हम बातचीत करेंगे कि गांधी
को लेकर जो बात सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसको बार बार बात नहीं करते थे, गांधी के लिए कभी कोई काला या कभी कोई बुरा जो एक कंसेप्ट है या जो लेफ्ट या राइट का कंसेप्ट है वो कभी नहीं रहा। गांधी हमेशा किसी भी चीज को बाइनरी से निकाल के बात की। उन्होंने हमेशा मान के चला कि अगर कोई सत्ता का उपयोग कर रहा है तो उस सत्ता के उपयोग में जिस तरीके से पूरी एक अवधारणा है या है उसके बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास उसके अलावा जो चीजें हैं, उससे बेहतर जो चीजें हैं, हम उनकी बात कर सकते हैं। और वहां पर स्त्री और पुरुष दोनों की ही उतनी जरूरत है। वहां पर सिर्फ एक की होने से किसी भी बात का समाधान नहीं निकल सकता। और इसीलिए गांधी को आज की डेट पर मुझे लगता है कि एक सोशल रिफॉर्मर ना पढ़ के, एक सोशल रिफॉर्मर ना बोलकर एक पॉलिटिकल फिगर की तरह ही पढ़ा जाए, लेकिन उसमें स्त्री को भी शामिल किया जाए, क्योंकि स्त्री कोई समाज का अलग से हिस्सा नहीं है जिसको आप अलग अलग विभेदों में अलग अलग सब्जेक्ट्स के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो आज के लिए मुझे लगता है कि मैंने काफी बात कह दी है। यस मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग अब करीब 15 मिनट है हम लोगों के पास। अगर किन्हीं का कोई राय हो या कोई प्रश्न हो वो डायरेक्ट मैडम से अपनी बात रख सकते हैं। और तो अपन यस सर, शिव सर आप अपना माइक। बहुत अच्छा व्याख्यान रहा मैम आपका। आपने बहुत ही शानदार ढंग से गांधी जी की महिलाओं की भूमिका पर अपने प्रकाश डाला। बहुत सी चीजें हम लोगों ने नहीं जानी। मैम मेरा एक थ्योरी है, मैं जिज्ञासा बस जानना चाहता हूँ। जैसे गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि नेहरू जी नमस्कार नमस्कार, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। आवाज जी मैम अब आ रही है, अब आ रही है। ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी ने, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही। ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उन्होंने एक तरीके से मार्गदर्शन किया आने वाली मंत्रिमंडल का कि आप उसमें ऐसे भी सदस्यों को शामिल करें जो आपके लिए अच्छे रहे, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गए, डॉक्टर अम्बेडकर हो गए। तो मैम मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि गांधी जी उस समय की लीडरशिप में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या काम किया? लेकिन बहुत ही सहयोगी मनुदेव थी और भी स्त्रियां उनकी सहयोगी रही हैं, बहुत ही करीब से उन्होंने चीजों को देखा। मैम मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि गांधी जी तत्कालीन लीडरशिप में किन महिलाओं को आगे बढ़ाया या उसके परिप्रेक्ष्य में उनके क्या विचार? धन्यवाद। शुक्रिया। मैं आपके प्रश्न को एक बार दोहरा देती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ी कम आवाज आई है। आप शायद मुझसे पूछ रहे हैं कि गांधी ने स्त्रियों को राजनीति में किस तरीके से आगे बढ़ाया। क्या मैं सही बोल रही हूँ? जी बिल्कुल मैम, यही मैं जानना चाहता हूँ। थोड़ा नेटवर्क का इशू यही है आपका प्रश्न? उस समय वुमेन लीडरशिप को कैसे ना देखें? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हेलो। यस मैम, वही प्रश्न है गांधी बिल्कुल बिल्कुल वही प्रश्न है जी। वुमेन लीडरशिप एक बहुत ही डिबेटेबल इशू है कि गांधी ने जी 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 शुक्रिया। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसका जवाब कहाँ तक दे पाऊंगी, लेकिन देखते हैं। मैं बस इतना कहूंगी कि आजादी भारत का, उसमें सबसे पहले तो ये है कि गांधी की सुनना हम बंद कर चुके थे। अगर आप कभी थोड़ा सा ध्यान से देखें तो सुधीर चंद्रा ये बात बहुत अच्छे से बोलते हैं कि जब भारत को आजादी मिली कि उसके कुछ ही महीनों तक हम गांधी को रख सके और गांधी को मरना पड़ा, ये गांधी की हत्या हो गई। तो वो जो बात की बात है उसमें गांधी का बहुत ही कम एक अपना पार्टिसिपेशन रहा। लेकिन जो उससे पहले की बात है मैं उसकी बात करती हूँ।
गांधी ने स्त्रियों को राजनीति में भागीदारी करने के लिए बार बार प्रोत्साहित किया। जो हमारी हिस्ट्री की बुक्स में जिस तरीके से उनकी पूरी एक बातचीत लिखी गई है, जो उनका पूरा डिस्कोर्स लिखा गया है, उसमें मुझे लगता है कि उसमें बहुत फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ लिखा गया है कि गांधी ने इनको दिया, इनको दांडी मार्च में मना कर दिया, या इनको बोला कि आप ये काम करिए, आप ये काम करिए, और इस तरीके से गांधी ने काम का बंटवारा कर दिया स्त्रियों को लेकर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गांधी ने स्त्रियों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जो मैंने आप बात अपने इसमें भी की है बातचीत में, कि गांधी ने उनको घरों से निकालने के लिए, अपने घर से बाहर जाने के लिए, एक निकलने के लिए जो आत्मविश्वास दिया, वो शायद एक्टिवली कभी नहीं दिखाई देगा। वो शायद आपको कभी फैक्ट्स एंड फिगर्स में नहीं दिखाई देगा कि कितनी औरतें घर से बाहर निकली गांधी के कहने पर, या कितनी ऐसी औरतें हैं जिन्होंने गांधी के कहने पे वो जेल गई, या जो कितनी औरतें हैं जो गांधी के कहने पे कैबिनेट में आई है। ये सब कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गांधी माइक म्यूट हो गया है मैम आपका। तो एक 40 और 30 में जो एक पूरा भारत में जो कांग्रेस का, या जो एक पूरा जो रेसिस्टेंस कैंपेन था, हम उनकी बात करेंगे। लेकिन मेरे लिए, जो मैं पर्सनली अपने लिए सोचती हूँ, कि गांधी ने सबसे ज्यादा रेडिकली औरतों को बाहर निकाला अपने विचारों के तहत, और उन्होंने बार बार औरतों को बोला कि आप निकलिए, आप अपने लिए खड़े हुए, और यही उस समय शायद सबसे एक बड़ा पक्ष था गांधी को लेकर। जी मैम, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन हो आप सभी में से किसी का? हैंड रेज करिए। दिनेश सर। हाँ संदीप सर। हाँ सर, नमस्कार सर। रंजीत सर। यस सर। हाँ नमस्कार सर। मैं यहाँ पे थोड़ा सा शिवम जी का जो प्रश्न था, और उस प्रश्न पर जो माननीय हमारी वक्ता है, तो उसकी कड़ी के बीच में मैं अपनी बात रखते हुए इसी में एक प्रश्न रखूंगा। बिल्कुल स्वागत है। यानी कि मेरी दो बातें हैं, पहले तो उसको स्पष्ट कर दूं। शिवम जी का कहना बहुत ही सटीक बात थी कि मैम ने कहा कि राजनीतिक दृष्टिकोण से गांधी ने महिलाओं के लिए क्या किया, तो बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं। बहुत सारी ऐसी राजनेत्री हुई हैं जो सीधे तौर से गांधी के प्रभाव में आकर के और इस देश के लिए बड़ा काम की हैं। बहुत सारे ऐसे नाम हैं। अपने जयप्रकाश विश्वविद्यालय जिनके नाम से है, उनकी पत्नी प्रभावती जी, और मैं समझता हूं कि वो एक ऐसी आदर्श नारी के रूप में, एक राजनेत्री के रूप में, और वो गांधी की एक लगभग खोज थी। उसी तरह से सरोजिनी नायडू के परिप्रेक्ष्य में भी कहा जा सकता है कि सरोजिनी नायडू भी लगभग जो उस तरह की विचार जो या स्त्रियों के पास जो एक भारतीय जो संस्कृति है उसके आलोक में, और भी कई ऐसे नाम हैं जिनको स्त्री के दृष्टिकोण से इतिहासकारों ने नहीं रख पाया। क्षेत्रीय स्तर पर, खास करके ग्रामीण स्तर पर महिलाओं के द्वारा जब गहने जेवर आदि दिए जा रहे थे, या फिर घरों में जो रसोई है और रसोई से एक मुट्ठी अनाज जो निकाला जा रहा था और वो गांधी के आंदोलन में दान दिया जा रहा था,
ये सारी चीजें कहीं ना कहीं गांधी के अंदर में जो स्त्रियों को लेकर के एक राजनैतिक चेतना उभारने की जो पहल है, तो मैं समझता हूं कि शिवम जी काफी चीजें यहाँ पे आई होगी। अब मेरा प्रश्न मैम से सीधे फिर इसी परिप्रेक्ष्य में है। बहुत अच्छा प्रश्न शिवम जी का था। मुझे लगता है कि गांधी और स्त्री, क्या गांधी अगर पुरुष का ये जो खांचा ढांचा था उसको हटा दे तो क्या ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि गांधी एक स्त्री ही था? गांधी का लगभग स्वभाव स्त्री जनित है, जो स्त्रैण जिसको कहा जाता है, जैसे अहिंसक होना माना जाता है, होना स्त्रियों का ये सभी स्वभाव है। हृदय परिवर्तन करना किसी का, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है गांधी में एक स्त्री, तो यानी कि गांधी स्वयं स्त्रियों से चेत तो रहे हैं, साथ ही साथ भारतीय स्त्रियों से वो स्वयं गांधी जैसे महान व्यक्तित्व अगर बनते हैं, तो मैम इस पे आप हमको थोड़ा सा स्पष्ट करें, क्या ये इस तरह की मान्यता जो मेरी है कि गांधी लगभग जो उस तरह की विचार तो स्त्रियों के पास जो एक भारतीय जो संस्कृति है उसके आलोक में, और भी कई ऐसे नाम है जिनको स्त्री के दृष्टिकोण से इतिहासकारों ने नहीं रख पाया। क्षेत्रीय स्तर पर, खास करके ग्रामीण स्तर पर महिलाओं के द्वारा जब गहने जेवर आदि दिए जा रहे थे, या फिर घरों में जो आपकी आवाज नहीं आ रही मैम, दूसरी आवाज आ रही है। रसोई है और रसोई से एक मुट्ठी अनाज